नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में जो हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा था, आज जो दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं हम पावलोव के सिद्धांत को, इवान पेट्रोविच पावलोव परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, जो कल की क्लास हमने पढ़ी थी तो एक कमेंट्स आया था, एक क्वेश्चन आया था कि सर बहुप्रतिक्रिया और अभ्यास में क्या अंतर है। बाकी का पूरा सिद्धांत लोगों के समझ में आ गया, पर लेकिन एक प्रश्न की सर इसको क्लियर कीजिए कि बहुप्रतिक्रिया और क्या अभ्यास क्या है। प्रश्न को मालूम कैसे चलेगा पेपर में कि बहुप्रतिक्रिया करना है या अभ्यास करना है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, एक बार और समझिए आप, बहुप्रतिक्रिया और क्या अभ्यास। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा कि अभ्यास क्या है और क्या बहुप्रतिक्रिया क्या है। दोस्तों, अभ्यास का जो नियम था थॉर्नडाइक का, लोगों के लिए एक प्रश्न का विषय बन गया कि अभ्यास और बहुप्रतिक्रिया यदि पेपर में आता है तो दोनों में से कैसे चयन करेंगे। कोई उदाहरण के माध्यम से आ गया। दोस्तों, एक बात याद रखना, जो अभ्यास होगा उसमें सिर्फ कार्य होगा, जो वर्क होगा, जो बालक कर रहा होगा वो एक ही होगा, उसको बार बार करेगा। दोस्तों, जैसे बालक 9th क्लास में फेल हो रहा है तो दोस्तों फिर दोबारा पास होगा, वर्क वो ही है 9th क्लास। बहुप्रतिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, वर्क अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे स्विच ऑन किया, ये फैन का है, जैसे ये लाइट का है, ये और अन्य का है, ये अदर है। ये समझना आप, ये लाइट का बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, अनेक प्रकार के स्विच लगे हुए हैं। यहाँ पर फैन का बटन चलाना है बच्चे को, इस स्विच को ऑन किया, इसको किया। देखो दोस्तों, वर्ग कितने सारे होते जा रहे हैं। ये नहीं कि एक ही खटका को बार बार दबाता जाए। यदि एक ही खटका को बार बार दबाएगा तो वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा, अभ्यास। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, हमने कहा था कि फलदार वृक्ष को देखकर बार बार पत्थर मारना। दोस्तों, क्या उसमें यदि बालक फल को तोड़ेगा, एक फल को तोड़ेगा पत्थर, तो अभ्यास कर रहा है उसी के लिए। पर लेकिन कोई सा भी फल टूट जाए, उसमें अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, तो दोस्तों वो कहलाएगी क्या, बहुप्रतिक्रिया। दोस्तों, उसमें मार्ग अनेक प्रकार के होते हैं बहुप्रतिक्रिया के अंतर्गत, पर अभ्यास के अंतर्गत दोस्तों मार्ग एक ही होगा जिसको बालक बार बार करेगा। और एक प्रश्न और था दोस्तों कि छोटे बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है दोस्तों। तो आंसर आएगा दोस्तों कौन सा, थॉर्नडाइक का। छोटे बालकों को, क्योंकि दोस्तों छोटे बालकों पर क्या करवाया थॉर्नडाइक ने, अभ्यास करवाया है। जैसे क्लास वर्क, CW, HW, बच्चा अभ्यास करता जाता है। जैसे इसकी मैम ने या शिक्षक ने उसको कुछ लाइन दी है, उसको बार बार बच्चा लिखता जा रहा है, अभ्यास करता जा रहा है। तो दोस्तों, छोटे बालकों के लिए यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो कौन सा प्रश्न करना है अपने को, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। और एक प्रश्न पूछा था किसी कैंडिडेट ने कि दोस्तों गले में टाई बांधना कौन सा नियम लगेगा। तो दोस्तों इसी में अभ्यास का लगेगा। टाई क्या है दोस्तों, बालक की एक ही है, बालक की है, या आप लोग भी टाई बांधते हो गलों में। पहली बार बांधने में क्या हुए, आप लोग असफल हुए, फिर दोबारा कोशिश की, फिर भी असफल हुए, फिर तीसरी बार कोशिश की, फिर भी असफल हुए, अंत में जाके दोस्तों क्या होंगे, आप सफल होंगे। वो कहलाएगा दोस्तों क्या, अभ्यास। एक बात याद रखना दोस्तों, अभ्यास का जो नियम लगेगा, अभ्यास के नियम में कार्य एक ही रहेगा, पर लेकिन दोस्तों बहुप्रतिक्रिया में कार्य क्या होंगे दोस्तों, अनेक प्रकार के होंगे। कैसे दोस्तों, जैसे मेरे को मान लो इसी पेन से वर्क करना है, इसी पेन से क्या करना है, वर्क करना है। दोस्तों ये चल नहीं रहा है, फिर भी मैं इसी में रिफिल लगाऊंगा, जब भी नहीं समझा दोबारा दूसरी रिफिल डाली, इंक डाली, इसी पेन से वर्क कर रहा हूं, तो दोस्तों वो कहलाए क्या, अभ्यास। अब दोस्तों मेरे पास अनेक प्रकार के मार्कर है, 5-6 प्रकार के मार्कर है, चलो ये काम नहीं आया, ये काम नहीं आया, ये काम नहीं आया, अंत में तो दोस्तों वो कहलाएगी कौन सी, बहुप्रतिक्रिया। और दोस्तों ये नियम किसके, थॉर्नडाइक के अनुसार। दोस्तों थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। अब दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पेपर में प्रश्न यदि यहाँ से आता है तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हम परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव के सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, लगभग ये भी 1 घंटे के समथिंग का चैप्टर है। तो दोस्तों ये मत कहना कि आपने कम समय का वीडियो देखा हो किसी का, या कम समय में आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और पेपर में प्रश्न आ गया है और आप उससे बहुत दूर हो गए। तो दोस्तों यदि समय है आपके पास तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए लाखों स्टूडेंट पार कर देगा। तो दोस्तों जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है,
फैक्ट नहीं पढ़ना है, फैक्ट सबसे आता है, एनालिसिस के हिसाब से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है। एक एक चीज़ बताऊंगा आपको कि पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में किन किन विषय वस्तुओं का, किन किन शब्दों का उपयोग किया, स्वाभाविक क्या है, अस्वाभाविक क्या है, अनुबंधित क्या है, विलोपन क्या है, सामान्यीकरण क्या है, जो भी विषय वस्तु होगी दोस्तों सब चीज़ को मैं क्लियर करूंगा आज। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रीट की मैं पूरी संपूर्ण और सी-टेट की आपको मनोविज्ञान की क्लास यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से सिलेबस को पूर्ण कराऊंगा एग्जाम से पहले। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए कौन सा, इवान पेट्रोविच का पॉवलोव का सिद्धांत। दोस्तों परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रश्न आपसे यदि पेपर पूछे परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो दोस्तों आपको नाम याद है इसका, इवान पेट्रोविच पॉवलोव। पूरा नाम पूछे, इवान पेट्रोविच पॉवलोव। आराम से सीखना, प्रश्न पेपर में गलत नहीं हो जाए। इवान पेट्रोविच पॉवलोव दोस्तों रूसी मनोवैज्ञानिक था। कौन था दोस्तों? रूसी मनोवैज्ञानिक था। एक प्रश्न आया था दोस्तों से सी-टेट के अंतर्गत कि पॉवलोव ने जो प्रयोग किया शारीरिक क्रिया पर किया है मानसिक क्रिया पर, दोस्तों आंसर होगा किस पर? शारीरिक क्रिया पर। पाचन क्रिया पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, पाचन क्रिया पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, पाचन क्रिया पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, फर्स्ट मनोवैज्ञानिक। ऐसा मनोवैज्ञानिक दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के साथ सबसे बड़ा शिक्षा शास्त्री था कौन? पॉवलोव। प्रश्न आ जाए, एकमात्र शिक्षा शास्त्री जिसको मनोविज्ञान में 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, एकमात्र शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक के साथ साथ दोस्तों ये क्या है? शिक्षा शास्त्री था। इसलिए तो दोस्तों इस सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अभी समझाऊंगा दोस्तों अनुबंधन क्या और अनुक्रिया क्या है। सिर्फ पहले इसकी भूमिका देखो कि इसमें क्या क्या चीज इसने ली है। दोस्तों 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? इवान पेट्रोविच पॉवलोव को। दोस्तों याद रखना, शारीरिक क्रिया पर या शारीरिक पाचन क्रिया पर प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन? प्रश्न आ जाए, शारीरिक मनोवैज्ञानिक कौन? शारीरिक मनोवैज्ञानिक दोस्तों, शारीरिक मनोवैज्ञानिक। दोस्तों अच्छे से सीख के जाना आप लोग। शारीरिक मनोवैज्ञानिक कौन? आंसर आएगा दोस्तों कौन? इवान पेट्रोविच पॉवलोव। पर लेकिन प्रश्न दोस्तों आपसे ये दे दिया जल्दीबाजी में, याद ध्यान रखना पेपर में प्रश्न गलत नहीं हो जाए आपका। क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपसे पूछ लिया कि शारीरिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, शारीरिक सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो दोस्तों आंसर जाएगा गार्डनर और विलियम जेम्स ने। गार्डनर और क्या? विलियम जेम्स। तो दोस्तों ये अपने को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि शारीरिक मनोवैज्ञानिक पूछ रहा है तो पॉवलोव लगाना है, और दोस्तों शारीरिक सिद्धांत पूछ रहा है तो दोस्तों क्या लगाना है अपने को? विलियम जेम्स लगाना है। तो दोस्तों ये विषय वस्तु अपने को अच्छे से आज ही क्लियर कर लेनी चाहिए। दोस्तों इसके बारे में अब यदि आपसे प्रश्न पूछे कि पेट्रोविच ने या पॉवलोव ने जो प्रयोग किया, क्या दोस्तों प्रयोग किया, किस पर किया? कुत्ते पर या भूखे कुत्ते पर? दोस्तों कुत्ता हमेशा भूखा ही रहता है, भूखा कुत्ता नहीं करना, आप कभी भी खाना खिला लो उसके लिए। प्रयोग किया दोस्तों किस पर इसने? कुत्ते पर। और एक शानदार प्रश्न दोस्तों कि पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में कुल कितने उद्दीपक बताए? पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में कुल कितने उद्दीपक बताए? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका 2। अच्छे समझना, इसने दो उद्दीपक बताए थे। कितने उद्दीपक बताए थे दोस्तों? 2 उद्दीपक बताए थे। पहला जो उद्दीपक था वो उद्दीपक का नाम था स्वाभाविक उद्दीपक। क्या नाम था दोस्तों? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक में दोस्तों क्या था? रोटी का टुकड़ा। क्या दोस्तों? रोटी का टुकड़ा या भोजन। और दोस्तों दूसरा जो उद्दीपक था वो कौन सा था? अस्वाभाविक उद्दीपक। ये मैं क्लियर करूंगा आपके सामने कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है। मेरे साथ बने रहिए इस क्लास तक। स्वाभाविक उद्दीपक और क्या? अस्वाभाविक उद्दीपक। दोस्तों अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी का बजना।
घंटी का बजना। प्रश्न आ जाए, भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक। और घंटी का बजना क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपक। अर्थात दोस्तों दो प्रकार के उद्दीपक थे पॉवलोव के सिद्धांत में, स्वाभाविक और कौन सा? अस्वाभाविक। एक विषय वस्तु आप लोग थोड़ा सा साइड में याद रखना कि पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में कुल कितने प्रयोग किए? पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में कुल कितने प्रयोग किए दोस्तों? 3। कितने प्रयोग किए? 3 किए। पहले कुत्ते को भोजन दिया दोस्तों, क्या दिया? भोजन। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आई दोस्तों? लार आई। इससे पहले दोस्तों फिर इसने क्या किया? घंटी। फिर दोस्तों क्या? भोजन। फिर क्या आई दोस्तों? कुत्ते के मुंह में लार। दोस्तों फिर लास्ट में क्या? घंटी। और घंटी को देखकर दोस्तों कुत्ते के मुंह में क्या? लार। ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, सिर्फ मैं आपको इतना समझा रहा हूं। प्रश्न आ जाए, पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में कुल कितने उद्दीपक थे? 2। और कुल कितने प्रयोग किए? प्रयोग कितने किए? तो राइट आंसर जाएगा इसका 3। जल्दीबाजी में गलत मत करना। प्रश्न आ जाए, पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में प्रतिक्रिया बताई या अनुक्रिया? अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या थी दोस्तों? लार का आना। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लार का आना। दोस्तों 3 प्रयोग हुए थे, भोजन, लार। दोस्तों जो भोजन है, भोजन कौन सा उद्दीपक कहलाएगा दोस्तों? यदि आपसे प्रश्न पूछे भोजन जो कहलाएगा कौन सा उद्दीपक? स्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक दोस्तों? स्वाभाविक उद्दीपक। और पर लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, स्वाभाविक उद्दीपक से जो क्रिया होगी वो कौन सी कहलाएगी दोस्तों? स्वाभाविक। पर लेकिन याद रखना दोस्तों, स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं होगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। ये चीज ध्यान रखना। स्वाभाविक यदि उद्दीपक से यदि कोई क्रिया कहलाएगी तो दोस्तों अनुक्रिया नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पेपर में आ जाए, स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली जो सहज क्रिया है, स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली, जैसे रसगुल्ले के देख करके आपके मुंह में पानी आना। दोस्तों रसगुल्ला क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। उसको देखकर आपके मुंह में पानी आना, तो जो कहलाएगी दोस्तों वो पानी आना अनुक्रिया नहीं कहलाएगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी। हाँ दोस्तों, यदि मैं आपको रसगुल्ले की जगह मान लो मिट्टी या पत्थर के माध्यम से आपके मुंह में पानी लाना चाहूं तो दोस्तों वो प्रतिक्रिया नहीं कहलाएगी, वापर कहलाएगी, वो अनुक्रिया। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट इसने सबसे ज्यादा जो बल दिया है अनुक्रिया पर बल दिया है, क्योंकि इसने अधिगम का आधार, क्या दोस्तों? अधिगम का आधार। प्रश्न आ जाए, पॉवलोव ने अधिगम का आधार किसको बताया है? तो दोस्तों आंसर जाएगा अनुबंधन को। किसको दोस्तों? अनुबंधन को। कि अधिगम का जो आधार है वो क्या दोस्तों? अनुबंधन। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाना। पॉवलोव ने अपने सिद्धांत में अधिगम का मुख्य आधार बताया। ऑप्शन में आएगा संबंधन, अनुबंधन, आदत और पुनर्बलन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा उसका कौन सा? अनुबंधन। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आई, भोजन था स्वाभाविक उद्दीपक, और जो क्रिया कहलाएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो घंटी है, घंटी क्या दोस्तों? अस्वाभाविक, और भोजन क्या दोस्तों? स्वाभाविक। पर लेकिन दोस्तों भोजन से लार आ रही है तो दोस्तों कौन सी क्रिया कहलाएगी? स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी दोस्तों, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो सीखने का प्रयास करना आप लोग कि जो घंटी है, घंटी यहां पर है जो दोस्तों क्या है? वो अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। पर लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो अस्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली जो सहज क्रिया है या घटित क्रिया है वो दोस्तों प्रतिक्रिया नहीं कहलाएगी, अनुक्रिया कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी दोस्तों? अनुक्रिया। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख के जाना कि प्रतिक्रिया और अनुक्रिया में क्या अंतर है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि प्रतिक्रिया करना है या अनुक्रिया करना है तो आपको राइट आंसर लगाना है। यदि स्वाभाविक उद्दीपक से पूछता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यदि अस्वाभाविक से पूछता है तो आपको क्या करना है दोस्तों? अनुक्रिया। अब मैं दोस्तों आपको मेन सिद्धांत की बात करने जा रहा हूँ। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इसमें आप जो विशेषकर जो चीज़ है आप इसको अच्छे समझना दोस्तों। इसने एक कुत्ते को बंद कर दिया एक कमरे में, कुत्ते को इसने एक कमरे में बंद कर दिया। किसने? पॉवलोव ने। दोस्तों सीखने का प्रयास करना आप लोग कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया दोस्तों? कुत्ते पर प्रयोग किया। और जो कुत्ते पर प्रयोग किया दोस्तों, रूसी कुत्ता।
इसने इसके मुख को एक परख नली के माध्यम से एक बांध दिया था और दोस्तों एक जो प्याला था उसमें लार एकत्रित होती थी। सीखने का प्रयास करना दोस्तों, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि पेपर में प्रश्न आएगा अनुबंधन क्या, अनुबंधित क्या है, रोटी का टुकड़ा क्या है, घंटी क्या है, तो वहाँ पर आपका प्रश्न गलत नहीं हो जाए। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलना। और दोस्तों याद रखना कि ये नहीं क्लियर हो गया, लास्ट टाइम पे मैं आपको 10 मिनट पहले इसके लाइव उदाहरण के द्वारा कंसेप्ट क्लियर करूँगा, तो इसको आपको अच्छे से सीखना है। वीडियो को लास्ट तक देखे। कुत्ता है, कुत्ते की मुख को, उसकी जीभ को एक परख नली के माध्यम से बांध दिया और दोस्तों क्या, एक प्याले से इसको स्रावित कर दिया जिसमें लार एकत्रित होती। दोस्तों यहाँ पे थी क्या, एक घंटी। क्या थी दोस्तों, यहाँ पर एक घंटी थी। यहाँ पर दोस्तों ये कौन है, पावलोव। कौन है दोस्तों, पावलोव। अब सीखने का प्रयास करना आप, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। घंटी है कौन सा उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। घंटी कौन सा उद्दीपक दोस्तों, अस्वाभाविक उद्दीपक। अभी कंडीशनल अनकंडीशनल को अपने दिमाग में से निकाल दो कि यूसीएस सीएस क्या है। अभी सिर्फ मैं उसको बाद में सिखाऊंगा, पहले सिर्फ इसकी हिस्ट्री पढ़ो, इसको पहले हिंदी में समझो आप लोग कि क्या है, तब जाके आप इसको इंग्लिश पर कन्वर्ट करोगे और आपके प्रश्न अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी। दोस्तों जैसे ही इसने क्या किया, घंटी बजाई, क्या हुआ दोस्तों, घंटी बजाई। किसने, पावलोव ने। जैसे जोर से घंटी बजाई, पर लेकिन प्रयोग से पहले कुत्ते को बांध दिया गया। कुत्ते को बांध दिया गया कि कुत्ता इधर से उधर नहीं भागे, एक जगह। और कुत्ता दोस्तों, सबसे अच्छी बात, कुत्ते को जब बांध दिया गया तो कुत्ते को यह मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे मालूम आपको कोई किडनैप करके बांध दे और आपको भी मालूम नहीं है कि जब तक आपको डर लगेगा तब तक आपके सामने वो क्रिया घटित नहीं होगी। दोस्तों जैसे ही घंटी बजती है, जैसे घंटी बजती है तो कुत्ता दोस्तों डरने लग गया। जैसे मालूम मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, सहज रूप से मेरे पीछे कोई बम फोड़ के चले जाए तो दोस्तों क्या मैं डरूंगा, नहीं डरूंगा, बिल्कुल 100% भय उत्पन्न होगा। दोस्तों घंटी बजी, घंटी बजी और कुत्ता क्या हो गया दोस्तों, डर गया। अभी सिर्फ यहीं से सीखो आप, घंटी बजी, कुत्ता डर गया। प्रश्न आया था 8 2011 के अंतर्गत, एक राजू नाम का 11 महीने का बालक था। बिजली का चमकना और बालक का डरना, घंटी का बजना और कुत्ते का डरना। देखो दोस्तों बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से क्लियर करो कि घंटी का बजना और कुत्ते का डरना और बिजली का चमकना और बालक का डरना। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जहां डरने का नाम आ जाए, भय का नाम आ जाए, बिना सोचे समझे आप अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत करो पेपर में। और भय का सिद्धांत किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया, याद रखना आप। सिर्फ इसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोर्ड सर ने अपने 11 महीने के पुत्र अल्बर्ट बाउंड्रा पर किया था, जो मैं आपको सिद्धांत को लास्ट तक बताऊंगा। घंटी का बजना, कुत्ते का डरना, बिजली का चमकना, बालक का डरना, जहां डरने का नाम आ जाए, सिद्धांत कैसा भी प्रश्न आ जाए, गुरुजी को देख करके बालक का डरना, डंडे को देख करके संकेत, तो दोस्तों आंसर जाएगा उसका क्या, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों घंटी को देखकर कुत्ता क्या हो गया, डर गया। पर लेकिन जो दोस्तों जैसे ही कुत्ता डरा, घंटी के बजने के बाद दोस्तों एक रोटी का टुकड़ा उपस्थित हुआ। क्या, रोटी का टुकड़ा उपस्थित हुआ। घंटी के तुरंत बजने के बाद एक रोटी का टुकड़ा उपस्थित हुआ। रोटी का जो टुकड़ा है भोजन है। दोस्तों कौन सा उद्दीपक है ये, स्वाभाविक उद्दीपक। दोस्तों स्वाभाविक उद्दीपक। इसको देख के कुत्ते के मुंह में क्या आना चालू हो गई दोस्तों, लार आना चालू हो गई। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझना कि रोटी को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार। तो कौन सी क्रिया कहलाई दोस्तों, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अनुक्रिया नहीं दोस्तों, क्या, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाई। अब जो दोस्तों नेक्स्ट बताने जा रहा हूं आपको, आप अच्छे से पढ़ना। देखो आप, घंटी बजी, एक प्रश्न याद रखना, घंटी बजी, कुत्ता क्या हो गया, डर गया। घंटी बजते ही, पर लेकिन दोस्तों क्या 0.5 सेकंड के तुरंत बाद, ज्यादा समय नहीं लगाया पावलोव ने, मात्र 0.5 सेकंड के बाद एक रोटी का टुकड़ा उपस्थित हुआ। दोस्तों मान लो यदि घंटी बजती और 1 घंटे बाद यदि रोटी आती तो क्या कुत्ते को मालूम चलता है, क्या नहीं मालूम चलता। दोस्तों पावलोव ने इस सिद्धांत में, इस नियम में शब्द को क्या दिया, क्या शब्द कहा गया उसको, कि तुरंत ही घंटी के बाद भोजन को या घंटी के बाद दिया जाने वाला जो दीपक है, तुरंत दिया जाने वाला, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। मान लो यदि घंटी बजी 2 घंटे बाद, 3 घंटे दिन बाद या 1 दिन बाद रोटी का टुकड़ा उपस्थित होता, क्या कुत्ते को मालूम चलता, क्या नहीं मालूम चलता। तो दोस्तों घंटी के बजने के बाद तुरंत 0.5 सेकंड के बाद जो क्रिया हुई
जो रोटी का टुकड़ा उपस्थित हुआ, जितना भी जो घंटी के बाद और रोटी उपस्थित होने के बाद जो समय मिला, उस समय को दोस्तों क्या कहते हैं हम? पुनरावृत्ति या समीपता। प्रश्न आ जाए दोस्तों, क्या पुनरावृत्ति या क्या समीपता? पुनरावृत्ति या क्या दोस्तों? समीपता, निकटता। इन दोनों के मध्य, घंटी के मध्य और क्या दोस्तों रोटी के टुकड़े के मध्य जो 0.5 सेकंड का जो समय था, उसको क्या कहा गया पावलोव ने? समीपता या क्या? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्यों कहा गया? क्योंकि इसको सिद्धांत को उसने बार बार दोहराया। किसने? पावलोव ने। इस सिद्धांत को पावलोव बार बार दोहराया जाता है। फिर अगले दिन क्या हुआ दोस्तों? फिर कुत्ते को बांध दिया गया, फिर घंटी बजाई गई, फिर रोटी का टुकड़ा उपस्थित हुआ, फिर कुत्ते के मुंह में लार हुई। ऐसे ही ये दिन कुछ दिनों तक चलता रहा दोस्तों। इन दोनों के मध्य, घंटी के टुकड़ों के मध्य, रोटी के उपस्थित होने के मध्य जो क्रिया थी, वो कहलाई दोस्तों क्या? समीपता। पुनरावृत्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये घटना क्या हो रही थी दोस्तों? डेली हो रही थी। अब दोस्तों क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, सिर्फ घंटी बजी थी। क्या बजी थी? घंटी बजी थी। पर लेकिन दोस्तों याद रखना, आप कुत्ते को ये चीज मालूम चल गया कि यार घंटी बजते ही रोटी का टुकड़ा उपस्थित होता है, अर्थात दोस्तों कुत्ते को घंटी से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। प्रश्न आ जाए पेपर में, भय को दूर करने में और प्रेम सहायक में कौन सा सिद्धांत सहायक है दोस्तों? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। जहां भय का नाम आएगा और जिधर प्रेम का नाम आएगा, तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप सिद्धांत का नाम लिखना, भय एवं प्रेम। जहां पर भय और प्रेम शब्द आ जाए दोस्तों, आंसर होगा कौन सा? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। जैसे दोस्तों साइड में मोबाइल पड़ा हुआ है, मान लो हल्की सी घंटी बजी या मैसेज आया, समझना आप, घंटी बजी या क्या कोई आया, मैसेज आया, हम सोचते होंगे यार कोई अपने मिलने वाले का मैसेज है, चलो देखते हैं। प्रेम होना संकेत के माध्यम से, तो दोस्तों वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों अब जो मैं आपको प्रश्न समझाने जा रहा हूं कि पावलोव के सिद्धांत में पहले घंटी बजी थी, फिर रोटी आई थी, फिर कुत्ते के मुंह में लार आई थी, अंत में सिर्फ घंटी बजी थी। कुत्ते को मालूम चल गया घंटी बजते ही क्या भोजन आने वाला है। अब क्या हुआ दोस्तों? पावलोव ने रोटी नहीं दी और दोस्तों स्वतः ही कुत्ते के मुंह में क्या आना चालू हो गया? लार आना चालू हो गया। दोस्तों कौन सा उद्दीपक था? ये घंटी। अस्वाभाविक। जब अस्वाभाविक उद्दीपक से जो ये क्रिया हुई दोस्तों यहाँ पर, तो क्या प्रतिक्रिया होगी या अनुक्रिया होगी? अस्वाभाविक। दोस्तों ध्यान रखना, तो क्या होगी? अस्वाभाविक अनुक्रिया, प्रतिक्रिया नहीं होगी दोस्तों। पावलोव यही समझाना चाहता है कि बालक के अंतर्गत स्वाभाविक उद्दीपक से उत्तेजना नहीं आती, अपितु अस्वाभाविक उद्दीपक से भी वाचक में उत्तेजना लाई जाती है। ये एक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि शिक्षक क्या चाहता है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा क्या कि विद्यालय में जब मध्याह्न होता है, लंच के बाद होता है, घंटी को बजने के बाद बालक तुरंत दौड़ते हैं कि उनको पता है लंच हो गया। घंटी के बजने के बाद बालक का तुरंत दौड़ना। विद्यालय में दोस्तों कौन सी क्रिया? संकेत के माध्यम से कौन सी क्रिया लगेगी दोस्तों? कौन सिद्धांत काम आएगा? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों अभी और चीज़ सीखना किसमें क्या है? अभी हमने सिर्फ एक ही बात की चर्चा की है, भय और किसकी दोस्तों? प्रेम की। किसकी? भय और प्रेम की चर्चा की है। अभी दोस्तों इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी, उन चीज़ों को आपको भी अच्छे से देखना है कि पत्रोविच ने अपने सिद्धांत में क्या क्या विषय वस्तुओं को बताया था। तो दोस्तों वो चीज़ अपने को यहाँ पर क्लियर करनी है। दोस्तों देखो, ये चीज़ आपके समझ में आई अभी कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब होता है भोजन को देखकर मुंह में लार आना, और अस्वाभाविक का मतलब होता है कि पत्थर को भी देखकर बालक के मुंह में लार आ जाए, वो भी क्या कहलाएगा दोस्तों? अस्वाभाविक उद्दीपक। दोस्तों जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, अब जो चीज़ आप समझना, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं स्वाभाविक और अस्वाभाविक से। जैसे दोस्तों अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक, ये चीज़ तो क्लियर है। स्वाभाविक और क्या दोस्तों? अस्वाभाविक चीज़ तो क्या है? क्लियर है। पर लेकिन दोस्तों आपने नाम सुना होगा अनुबंधित उद्दीपन। समझना दोस्तों, जो मैं आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ, अनुबंधित उद्दीपन क्या है? अनुबंधित उद्दीपन दोस्तों पेपर में प्रश्न आ सकता है, लैंग्वेज बन के नहीं हो। विभिन्न प्रकार के संबंधन, उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपन, अननुबंधित उद्दीपन क्या है? तो दोस्तों कैसे करेंगे पेपर में? अनुबंधित उद्दीपन किसको कहते हैं दोस्तों? याद रखना, स्वाभाविक उद्दीपक के समान, स्वाभाविक उद्दीपक के समान बालक में क्रिया होना। जो स्वाभाविक उद्दीपक दोस्तों देखो समझना आप,
कुत्ते को रोटी को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, स्वाभाविक उद्दीपक के समान जो लार आई थी, वो ही दोस्तों क्या अस्वाभाविक उद्दीपक के समान क्या कुत्ते के मुंह में लार आई नहीं आई? बिल्कुल आई। तो दोस्तों वो कहलाता है क्या? अनुबंधित उद्दीपन। क्वेश्चन की लैंग्वेज पेपर में कैसे आएगी? स्वाभाविक उद्दीपक के समान, स्वाभाविक उद्दीपक के समान अस्वाभाविक उद्दीपक से, अस्वाभाविक उद्दीपक से बालक में कोई भी अनुक्रिया होना, प्रतिक्रिया होना क्या कहलाएगा दोस्तों? अनुबंधित उद्दीपन कहलाएगा। स्वाभाविक उद्दीपक के समान ही अस्वाभाविक उद्दीपक से बालक में वो उत्तेजना आती है, वो कहलाता है दोस्तों क्या? अनुबंधित उद्दीपन। दोस्तों अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि पॉवलोव ने आगे चर्चा की है उद्दीपक, क्या दोस्तों? उद्दीपक और अनुक्रिया, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना दोस्तों। उद्दीपक और क्या? अनुक्रिया। थॉर्नडाइक ने दोस्तों शब्द दिया था उद्दीपक और प्रतिक्रिया। याद रखना, जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि पेपर में प्रश्न आएगा और आपसे गलत हो गया बहुत दुविधा का विषय बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा। आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से आपसे कुछ लाभ मिल रहा है, सिर्फ एक आपसे जुड़ने का माध्यम है कि यार मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में प्रश्न आए और आप लोग प्रश्न को सही करके आए तो वो आपको गुड फील होगा और मेरे को भी अच्छा फील लगेगा यार मेरे द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी क्या है आज जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों उद्दीपक और क्या? अनुक्रिया के मध्य होने वाले साचर्य को, प्रश्न की लैंग्वेज समझना जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य होने वाले साचर्य को क्या कहते हैं? अनुबंधन। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है, प्रश्न की लैंग्वेज आ जाए। अनुबंधन क्या है? अनुबंधन क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंध को दोस्तों क्या कहते हैं? अनुबंधन। और प्रश्न आ जाए दोस्तों उद्दीपक और प्रतिक्रिया के मध्य होने वाले साचर्य को क्या कहते हैं? संबंधन। क्या कहते हैं दोस्तों? संबंधन। सीखे दोस्तों आप लोग। सिर्फ थॉर्नडाइक और कौन दोस्तों? पॉवलोव, दो मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक अनुबंधन का जनक और पॉवलोव दोस्तों किसका? थॉर्नडाइक संबंधन का जनक और पॉवलोव किसका? अनुबंधन का। अनुबंधन क्या बताया दोस्तों पॉवलोव ने? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक और क्या? अनुक्रिया के मध्य होने वाला जो उत्तेजना होगी, जो क्रिया होगी वो कहलाएगी दोस्तों क्या? अनुबंधन। उद्दीपक और प्रतिक्रिया के मध्य होने वाले साचर्य को दोस्तों हम कहेंगे क्या? संबंधन। अनुबंधन का जनक दोस्तों पॉवलोव और संबंधन का जनक दोस्तों कौन? थॉर्नडाइक। दोस्तों मैं मानता हूँ आपका ये एक तो अनुबंधित उद्दीपन क्लियर हो गया होगा, एक दोस्तों आपका अनुबंधन क्लियर हो गया होगा, दोस्तों एक आपका क्या? संबंधन क्लियर हो गया होगा, दोस्तों आपके पास क्या? एक समीपता भी क्लियर हो गई। समीपता का मतलब आप समझ गए कि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों क्या, जैसे मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैंने बच्चे को पढ़ाया, प्रश्न पूछा, बच्चे ने उसका आंसर जवाब दिया, तुरंत मेरे को रेस्पॉन्स करना है, तुरंत। ये नहीं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। यदि रोटी का टुकड़ा 3 दिन बाद उपस्थित होता, कुत्ते को मालूम नहीं चलता कि प्रेम होने के बाद या घंटी होने से जो जिस चीज से हम डरते हैं उस चीज से हमको प्रेम हो जाता है। प्रश्न आया था नायिका की फोटो को देखकर, नायिका की फोटो को देखकर नायक के मन में ख्वाब आना। दोस्तों नायिका की चलचित्र को देख रहा है, मोबाइल के माध्यम से देख रहा है, या उसके पास ऐसा कोई साधन है, उसके फोटो को देखकर मान लो कवि के मन में कोई भाव उत्तेजित होते हैं, तो दोस्तों वो सिद्धांत लगेगा कौन सा? परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों कैसे? मान लो ये नायिका है, दोस्तों ये क्या है? नायिका है, ठीक है दोस्तों। मान लो यहाँ पर ये कवि है, ये इसके सामने प्रत्यक्ष रूप में, तो दोस्तों ये स्वाभाविक हुई। क्या हुई दोस्तों? ये स्वाभाविक हुई। मान लो दोस्तों अब ये नहीं है, इसको देख करके मान लो जैसे कॉलेज लाइफ में या कहीं पर भी मान लो वो जो नायिका है वो उससे प्रेम करता है और वो उसको दिख जाती है, तो दोस्तों वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। पर लेकिन दोस्तों मान लो वो नहीं है, वो नहीं है, और उसके फोटो को देखकर या उसके चलचित्र को देखकर अपने मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न करता है, तो दोस्तों जो फोटो था, जो चलचित्र था, वो अस्वाभाविक उद्दीपक था, फिर भी नायक के मन में दोस्तों कुछ ना कुछ हलचल उत्पन्न होती है, कुछ क्रिया उत्पन्न होती है, तो दोस्तों वो सिद्धांत लगेगा कौन सा? पॉवलोव का सिद्धांत। हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जहां प्रेम का नाम आएगा वहां पर सिद्धांत का नाम लगेगा दोस्तों कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि नायिका को देखकर उसके मन में ख्वाब आया, हो सकता है दोस्तों कुछ क्रोध भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है उस लड़की ने उसके साथ कुछ किया हो। तो कहने का मतलब ये कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न होना। दोस्तों जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द और लिखा, इसके लिए परंपरागत, जैसे हमने कहा घंटी का बजना भय के लिए, जैसे में आरटेट 2011 में प्रश्न आया कि राजू नाम का बालक था, बिजली का चमकना और बालक का डरना, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत लगा, डरने की बात की मैंने आपसे। यहाँ पर जो मैं आपको क्लियर कराऊं, जैसे मैंने आपके सामने कह दिया हाबू, क्या कहते हैं दोस्तों? हाबू।
और आप छोटे बच्चे को आपने हाबू का और बच्चा डर गया। दोस्तों क्या कभी आपने हाबू देखा है क्या? मैंने भी नहीं देखा दोस्तों, मेरे पूर्वजों ने भी नहीं देखा, हो सकता है आप लोगों ने देख लिया हो। और दोस्तों आपने जो हाबू देखा है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, पर लेकिन हाबू के कहने पर ही आप डर रहे हो। बच्चा के सामने हाबू कहने से डर गया, बालक तुरंत भाग गया, अर्थात दोस्तों वो अस्वाभाविक उद्दीपक हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब ही जहां पर डरने का नाम, भय का नाम आ जाए दोस्तों, वो कहलाएगा क्या? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों कभी आपने बचपन में, आज तो ऑटो चल गए, पहले दोस्तों समय था 15-20 साल पहले का, मेरे को याद है कि घोड़े जो लारियां होती थी, स्टेशन से बस स्टैंड तक कहीं पर जाना हुआ करता था, पशुओं की जो गाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उन पर जाया करते थे। तो दोस्तों जब हम कभी घोड़ा गाड़ी पर जाया करते थे बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक, तो घोड़े चलाने वाले जो व्यक्ति था, चालक था, उसके हाथ में एक चाबुक हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? चाबुक हुआ करता था। उस चाबुक की ध्वनि पर, उस चाबुक की ध्वनि पर जैसे वो मारता है, उस चाबुक की ध्वनि पर क्या बोलते हैं? कुत्ता, घोड़ा दौड़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि उसकी ध्वनि से घोड़े में क्या उत्पन्न हुई? तत्परता उत्पन्न हुई, अनुक्रिया उत्पन्न हुई। घोड़े को कभी भी उसने चाबुक से नहीं मारा है, पर लेकिन उसकी लारी की, उसकी आवाज से, उसकी ध्वनि से तेज दौड़ता है। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों आवाज से, संकेत के माध्यम से उसके मन में जो परिवर्तन आ रहा है वो कहलाया दोस्तों कौन सा? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चंस की लैंग्वेज आ जाए कि घोड़ा वाला लारी पर चाबुक से मारने पर घोड़े का तीव्र दौड़ना, दोस्तों कौन सिद्धांत लगेगा? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों जैसे मान लो इस सिद्धांत को मैं और क्लियर करना चाहता हूं। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि डमरू पर बंदर भालू का नाचना, डमरू है दोस्तों, उसकी ध्वनि से ही बंदर भालू दोनों नाच रहे हैं, तो दोस्तों वो क्या कहलाया? क्योंकि उसको पहले सिखाया गया है कि इस ध्वनि पर नाचना है। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों जहां पर ध्वनि का, संकेत का, भय का, प्रेम का ये शब्द आ जाए तो दोस्तों शब्द लगाना अपने कौन सा? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों कौन कौन शब्द हैं? ध्वनि, संकेत, भय, प्रेम, ये शब्द जहां दिखे आपको परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत लगाना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मान लो आप किसी बंदर को नचा रहे हो डमरू पर, या किसी भालू को नचा रहे हो, दोस्तों उसमें आदत का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? आदत का। और आदत कौन सी कहलाएगी दोस्तों? अच्छी आदत। पेपर में आ जाए किस मनोवैज्ञानिक ने अच्छी आदत पर बल दिया है? दोस्तों दो प्रश्न आपको मैं क्लियर कराऊंगा यहाँ पर। अच्छी आदत, क्या दोस्तों? अच्छी आदत, और एक नाम था दोस्तों क्या? आदत। अच्छी आदत किस कि जो रेगुलर में रहे, बच्चा बिल्कुल पॉजिटिव है, सीख रहा है। अच्छी आदत शब्द आए तो दोस्तों लगाना है आपको पावलोव। और दोस्तों सिर्फ पेपर में ओनली एक प्रश्न आपसे ऐसे आ जाए कि आदत पर बल देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? आदत से पहले अच्छी शब्द लिखा नहीं है, गुड शब्द लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों आंसर जाएगा क्लार्क हल। इसको मैं क्लियर करूंगा दोस्तों आपको जब सिद्धांत पढ़ाऊंगा, सबलन का, प्रबलन का सिद्धांत, क्लार्क हल। अभी हम बातचीत कर रहे हैं पावलोव की कि अच्छी आदत पर बल देने वाला जो मनोवैज्ञानिक था दोस्तों वो कौन था? पावलोव। दोस्तों मैं मानता हूं अनुबंधित क्लियर हो गया होगा आपका, अनुबंधन क्लियर हो गया होगा, संबंधन क्लियर हो गया होगा। पुनरावृत्ति क्यों कहा गया दोस्तों? इसको आपको क्लियर कर दिया क्योंकि ये सिद्धांत एक बार नहीं बनाया, बार बार बनाता गया पावलोव कुत्ते पर, तो दोस्तों वो क्या कहलाता? पुनरावृत्ति। और इसमें जो दोस्तों जो शब्द हैं वो मैं आपके सामने और क्लियर करते चाह रहा हूँ। आपके सामने 2-3 मैं उदाहरण के सामने मैंने सिद्धांत को क्लियर किया दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ कि दूध का जला हुआ बालक भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है। दूध का जला हुआ बालक है दोस्तों, वो किसको? छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। समझना, एक छोटे बालक को दूध का गिलास दिया, दूध क्या था? गर्म था। बालक ने जब उसको पीना स्टार्ट किया तो मुंह जल गया। क्लियर दोस्तों? बालक डर गया। अब दोस्तों जो दूध था स्वाभाविक उद्दीपक। अब दोस्तों क्या होता है कि नेक्स्ट अगले दिन बालक को छाछ का गिलास दिया जाता है। बालक के दिमाग में क्या था? दूध कैसे कलर का था? सफ़ेद कलर का। छाछ भी कैसे कलर की? सफ़ेद कलर की। हो सकता है आपकी गाय दूध पीले कलर की दे रही है, तो दोस्तों वो बालक के ऊपर है कि बालक किस तरीक़ा से उसको नियंत्रित करता है। तो दोस्तों स्वाभाविक उद्दीपक जो दूध है, दूध को देखकर बालक जल गया। और दोस्तों फिर क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा छाछ नहीं है, ये दूध है। बालक छाछ को भी दूध मानेगा। अर्थात दोस्तों ये यहाँ पर कहलाया कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपक। छाछ को भी बालक फूंक फूंक के पी रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब सिद्धांत कौन सा काम लगेगा यहाँ पर? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जो बिजू का होता है, बीजू का आप जानते होंगे दोस्तों कि बिजू का क्या चीज़ होती है?
खेतों में जो बिजू का होता है, मान लो आज से कुछ साल पहले कि खेतों में पशु आया करते थे, अब भी आते हैं, पर लेकिन लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तारबंदी वगैरह ऐसे कर दिया है। लेकिन जिन लोगों के खेतों में ऐसा सिस्टम नहीं है, तो जो फसलें होती हैं तो फसलों को खाने के लिए आवारा पशुएं आते हैं। अब खेत के मालिक को बार बार उनको भगाने के लिए जाना पड़ता है। एक दिन खेत के मालिक को ये पता लग गया कि मेरे जाने से पशु भाग जाते हैं, तो क्यों ना मेरा एक पुतला खड़ा कर दिया जाए, क्यों ना मेरा एक पुतला खड़ा कर दिया जाए। दोस्तों ऐसे ही एक जैसे उसने पुतला खड़ा कर दिया खेत में, किसने, एक मटकी लगा दी, कपड़ा बांध दिया, कुछ भी कर दिया लकड़ी पर। अब जैसे दोस्तों पशु आते हैं, दूर से देख लेगा, पशु की दृष्टि बहुत तेज होती है दोस्तों कि यार खेत में मालिक है। दोस्तों जो स्वयं मालिक था वो था स्वाभाविक उद्दीपक, और जो उसका पुतला खड़ा हुआ है स्वाभाविक उद्दीपक। इसको देख करके दोस्तों इन पशुओं में भी क्या आई थी, उत्तेजना आई थी, अनुक्रिया करने लगे और उसको देखकर डरने लगे। तो कुत्ता भी और पशु भी वहाँ से क्या होने लग गए दोस्तों, भागने लग गए। तो दोस्तों ये कहलाती है कौन सा, अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर बालक के मन में क्या आना, कोई भी अनुक्रिया आना। तो दोस्तों क्या कहलाएगा वहाँ पर, परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों विद्यालय का समय होता है, विद्यालय के समय से निकलने के बाद घंटी बजती है, बालक घर पर आया, मान लो दोस्तों क्या होता है उनकी जूते चप्पल उतारने की रैंक होती है। बच्चे ने अपनी रैक में जूते चप्पल डेली उतारते हैं, मान लो घर का कोई सदस्य आता है तो जूते चप्पल उसको वहाँ उतारने वो रैक पे वहाँ रखता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है, दिवाली या ईद की सफाई में घर की साफ सफाई करते रहते औरत ने वो रैक को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। पर लेकिन जैसे ही बालक आएगा वो रैक के पास जाएगा, क्योंकि वहां पर उसको स्वाभाविक था पहले रैक, अब वो रैक है ही नहीं है, पर फिर भी बच्चे में क्या आई थी, तत्परता, जूते चप्पल वो वहां उतारेगा। तो कहने का मतलब है कि स्वाभाविक उद्दीपक से बालक में क्रिया नहीं आती दोस्तों, अपितु अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से भी बालक में क्या आती है दोस्तों, अनुक्रिया उत्पन्न होती है। और मैं एक उदाहरण और क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे क्या होते हैं, बहुत से पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। जब विद्यालय का समय बच्चों को 7 बजे का समय होता है, तो बच्चे को दोस्तों जब उनके पेरेंट्स, उनकी मदर बच्चे को तैयार करने के लिए गया 1.5-2 घंटे पहले स्वयं पहले जगती हैं, क्योंकि बच्चे का टिफिन तैयार करना, लंच बॉक्स तैयार करना, बच्चे के शूज किधर है, बच्चे की ड्रेस किधर है, बच्चे को व्यवस्थित करने से पहले खुद को जागना। दोस्तों मान लो उसके मैं आपको एक उदाहरण क्लियर कर रहा हूँ। जैसे बच्चा सो रहा है, उसकी मदर 7 बजे का विद्यालय का समय, मान लो 5 बजे जल्दी जगी हुई है दोस्तों। अब जाके नहीं, उसकी माँ ने बच्चे के लिए पहले लंच बॉक्स बनाया। अब जैसे ही विद्यालय का समय हुआ तो उसकी मदर से उसको ये नहीं कि अपने साथ जगाएगी, नहीं दोस्तों, जब आधे घंटा बचा होगा कि अब बच्चा जब तक तैयार हो जाता है उसका ऑटो आने पर, अब बच्चे को जैसे दोस्तों कमरे में जाती है, उसकी मदर दोस्तों क्या गई, कमरे में गई, स्विच को ऑन किया, फिर बच्चे से कहा कि बेटा जगो, स्कूल का टाइम हो गया है। क्लियर दोस्तों। फिर यही अगले दिन यही प्रतिक्रिया अनुक्रिया और होती रही। फिर स्विच को क्या किया, ऑन किया, बच्चे से फिर कहा बेटा जगो। दोस्तों ये घटना क्या है, कई बार होती गई। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, उसकी माँ ने सिर्फ स्विच को ऑन किया और बच्चे को कहने को आवश्यकता नहीं पड़ी, बच्चा समझ गया कि मेरे स्कूल का समय हो गया है। अर्थात दोस्तों स्विच के ऑन होने से बच्चा ऑटोमेटिक क्या हो गया दोस्तों, जग गया, उसको पता है कि लाइट ऑन हो गई है, अब मेरे विद्यालय जाने का क्या हो गया दोस्तों, समय हो गया है। तो दोस्तों जो उसकी मदर उसको कहती थी बेटा जाग जाओ विद्यालय का समय हो गया है, वो स्वाभाविक उद्दीपक था दोस्तों। और स्विच के ऑन होने से, उस घंटी के बजने से ही, संकेत के माध्यम से बच्चे में अनुक्रिया हुई दोस्तों, वो क्या कहलाया, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाया। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपके सामने अनेक उदाहरण के माध्यम से, आपको सिर्फ ये चीज़ सीखना है कि जहाँ पर भय, प्रेम, संकेत, दृश्य श्रव्य सामग्री, कोई भी ऐसा अच्छी आदत, ये शब्द आ जाए तो दोस्तों अपने को सिद्धांत लगाना है, कौन सा, पावलोव का सिद्धांत दोस्तों। और इस चीज़ को मैं और आपको डीपली और क्लियर करता जाऊं कि इसमें और कौन से शब्द है जो आपसे पेपर में आ सकते हैं, कि अनुबंधन से संबंधित, अनुबंधित से संबंधित, कि कौन कौन सी विषय वस्तु है कि यदि पेपर में आएगी तो वो चीज़ अपनी पेपर में गलत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों याद रखना, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपने नाम सुना होगा सामान्यीकरण। क्या दोस्तों आप मेरे को बताओगे, थोड़ा सा दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10-5 मिनट आपका लूँगा, कि सामान्यीकरण क्या है। सोचो दोस्तों कि सामान्यीकरण क्या है। उद्दीपन सामान्यीकरण, पूरा नाम है दोस्तों इसका, उद्दीपन सामान्यीकरण। बहुत अच्छा प्रश्न है, उद्दीपन सामान्यीकरण क्या है। पेपर में प्रश्न आ गया आपसे कि उद्दीपन सामान्यीकरण क्या है, तो क्या करोगे आप लोग। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो पूरी देखो, लास्ट तक देखो, अभी और भी कुछ शब्द मिलेंगे आपको इसको सीखने के लिए। उद्दीपन सामान्यीकरण किसको कहते हैं दोस्तों, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, सीखना दोस्तों जो मैं सिखा रहा हूं आपको, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया सीख जाना।
अनुक्रिया सीख जाना, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया सीख जाना क्या कहलाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो दोस्तों ये कुत्ता था, रोटी को देख के कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी दोस्तों, ये तो सहज क्रिया थी। कौन सी क्रिया थी? सहज क्रिया थी। पर लेकिन दोस्तों कुत्ता इससे भी सीख गया, अस्वाभाविक उद्दीपक से भी लार आना। क्या कहलाया दोस्तों? उद्दीपन सामान्यीकरण। प्रश्न आ जाए आपसे कि अस्वाभाविक उद्दीपक से जो अनुक्रिया सीख जाना कहलाएगा दोस्तों कौन सा? उद्दीपन सामान्यीकरण। और दोस्तों स्वाभाविक उद्दीपक से जो वाला जो क्रिया सीखता है वो क्या कहलाती है? संबंधीकरण कहलाती है दोस्तों। क्या? संबंधीकरण या साचर्यकरण कहलाता है दोस्तों। जो अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाना जा रहा हूँ उसके लिए आप बताना दोस्तों विभेदन क्या है। पॉवलोव ने एक शब्द दिया था दोस्तों विभेदन। क्या शब्द दिया था दोस्तों? विभेदन क्या है? विभेदन का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको देखो उदाहरण के माध्यम समझना। विभेदन का मतलब होता है अंतर करना। विभेदन का मतलब होता है दोस्तों क्या? अंतर करना। दोस्तों दो या तीन विषय वस्तु एक जैसी हैं, दो या तीन विषय वस्तु क्या दोस्तों? एक जैसी हैं, उनमें अंतर करना। और अंतर भी करना क्या दोस्तों? मूल तत्व में। ऐसा नहीं कि ये जैसे दोस्तों कहने का मतलब ये क्या है कि ना आज आपने घर पर सुबह आज मॉर्निंग में आज अलग सब्जी बनाई हुई है, शाम को अलग सब्जी बनाई हुई है, दोपहर में 2 या 3 दिन में आपने मतलब कहने का मतलब बालक ने अनेक प्रकार की सब्जियों का यूज किया हुआ है। और आपने भी दोस्तों विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों का भी यूज किया होगा। क्या दोस्तों सब में मसाले एक जैसे होते नहीं होते? क्या तेल वगैरह जो भी मिर्च मसाले सबका एक जैसा होता है? बच्चा जैसे ही खाने को भोजन को ग्रहण करता है तो दोस्तों मूल अंतर को पहचानने लग जाता है कि सब्जी किसकी है, लौकी की है। आप समझना, उसमें से मूल चीज तत्व को निकालना। दोस्तों दूध और दही होने को एक जैसे लगते हैं, दोनों में आप शक्कर डालोगे दोनों चीज़ क्या होंगी? मीठी होगी। पर लेकिन जैसे दोस्तों उसका जो बालक टेस्ट करेगा उसमें मूल अंतर को छांट देगा कि यार ये तो दूध है और ये क्या है? दही है। तो मूल तत्व की पहचान करना दोस्तों। बाकी का दही दूध से ही बना हुआ है, बाकी की छाछ दूध से बनी हुई है। जो दूध है उसमें से मूल तत्व को निकालना, अंतर पहचानना दोस्तों वो कहलाएगा क्या? विभेदन। 2 मार्कर हैं दोस्तों, है तो उनका नाम पेन मार्कर। दोस्तों जैसे मैंने लिखा यार ये तो ब्लू है, ये क्या है? ब्लैक है। पर लेकिन दोस्तों ये चीज है तो पेन ही है ना, है तो ये सब्जी है ना। उन दोनों में दोस्तों क्या छांटना? अंतर छांटना। मार्केट में आप 5-6 तरह की पुस्तकें लेने जाते हो, हिंदी की, संस्कृत की, साइकोलॉजी की, शिक्षण विधियों की, एसएसटी की, जो भी आपको आवश्यकता है। नाम तो दोस्तों उसका बुक्स ही है ना, पुस्तक है, नोटबुक्स है। पर लेकिन दोस्तों उसमें मूल अंतर करना, ये हिंदी की है, ये सामाजिक ज्ञान की है। प्रश्न आ जाए विभेदन। विभेदन का मतलब होता है 2 या 3 विषय वस्तुओं में अंतर करना और उसमें से मूल तत्व को पहचानना दोस्तों वो कहलाएगा कौन सा? विभेदन। प्रश्न को दोस्तों गलत मत कर देना, प्रश्न की लैंग्वेज यही आएगी। 2 या 3 विषय वस्तुओं में अंतर करना और उसमें से मूल तत्व को छांटना दोस्तों वो कहलाएगा क्या? विभेदन। दोस्तों बच्चे कपड़े पहनते हैं, शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, जर्सी पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, ब्लेजर पहना हुआ है तो दोस्तों कपड़े से बने हुए शब्द पहनने का ही है, शरीर को ढकने का एक आवरण है तो वस्त्र है। पर लेकिन दोस्तों उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है कि ये शर्ट है, ये हाफ शर्ट है, ये टी शर्ट है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि विभेदन, मूल तत्व को छांटना। दोस्तों मैं समझ चुका हूँ कि शायद आपके विभेदन का भी अर्थ आपके क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो सिखाने जा रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से याद रखना दोस्तों, उसका नाम है विलोप। क्या दोस्तों? विलोप। क्या आप में से कोई बताएगा विलोप क्या है? यदि बताते तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखो कि विलोप क्या है। दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको सीखने का प्रयास करना। जरूरी नहीं है कि लाइन क्लियर आ जाएगी, कोई उदाहरण के माध्यम से भी आपको पूछ सकता है विलोप क्या है। दोस्तों सीखो, प्रश्न को क्लियर करो। ये कौन है दोस्तों? रोटी। ये कौन है दोस्तों? घंटी। ये कौन है दोस्तों? मैन आदमी, कुत्ता। घंटी बजी, रोटी आई, कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार आई। क्या आई दोस्तों? लार आई। कंप्लीट। ये चीज आपको पता है। आगे देखो, फिर अगले दिन कुत्ते ने क्या किया, फिर पॉवलोव ने क्या किया, फिर घंटी बजाई, फिर रोटी आई, फिर लार आई। ये क्रिया क्या है? अनेक बार हुई। अब क्या हुआ दोस्तों? पॉवलोव ने कुत्ते को रोटी देना बंद कर दिया। पॉवलोव ने कुत्ते को रोटी देना क्या कर दिया दोस्तों? बंद कर दिया। सिर्फ क्या बजाई? घंटी बजाई।
क्या आना चालू हुई दोस्तों, लार आना चालू हुई। कितने दिन हो गया दोस्तों ये स्थिति, एक दिन हो गया। फिर अगले दिन ये स्थिति कंप्लीट हुई, घंटी बजाई, दूसरे दिन फिर भी रोटी नहीं आई, फिर भी कुत्ते के मुंह में क्या आई दोस्तों, लार आई। अस्वाभाविक उद्दीपक से बच्चे में आई। तो दोस्तों ये क्रिया ज्यादा दिन नहीं रहती है, स्थायी नहीं रहती है। एक दिन ऐसा आएगा कि कुत्ता सोचेगा ये आदमी बेवकूफ बनाने लग गया और लार नहीं आएगी। हो सकता है दोस्तों 10 या 15 दिन ही कुत्ते के मुंह में लार आई होगी। तो उसको कहते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपक की आवृत्ति इतनी बार नहीं होनी चाहिए। अस्वाभाविक उद्दीपक की आवृत्ति इतनी बार नहीं होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं, बालक अनुक्रिया करना, प्रतिक्रिया करना बंद कर दे। उसको कहलाएंगे दोस्तों क्या, विलोप। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अस्वाभाविक उद्दीपक, नाम सुना होगा दोस्तों आपने, भेड़िया आया, भेड़िया आया। भेड़िया दोस्तों स्वाभाविक था, पर भेड़िया आया उस कहानी में वो अस्वाभाविक था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि अस्वाभाविक उद्दीपक की आवृत्ति इतनी बार नहीं होनी चाहिए कि बादशाह अनुक्रिया करना ही क्या कर दे, बंद कर दे। और आप कितनी भी घंटी बजा लो और कितनी भी रोटी दे लो, कुत्ते के मुंह में लार नहीं आएगी, तो दोस्तों कुत्ता नहीं देखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि विलोप का अर्थ होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक की आवृत्ति इतनी बार नहीं होनी चाहिए कि बच्चा या जो भी जिस पर आप प्रयोग कर रहे हो कि वो अनुक्रिया करना क्या कर दे दोस्तों, बंद कर दें। अब दोस्तों मैं आपको नया शब्द सिखाना चाह रहा हूँ विलोप से आगे, इसी में स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ, स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है। पॉवलोव ने जब घंटी बजाना चालू तो कर रखा है पर कुत्ते को रोटी नहीं दे रहा है। अब पॉवलोव चाहेगा यार कि अभी कुत्ते के मुंह में दोबारा लार आना चालू होना चाहिए। तो दोस्तों स्वतः पुनर्लाभ का मतलब होता है जो आपने पहले क्रिया की उसको दोबारा घटित करो कुत्ते के सामने, घंटी बजाओ, रोटी लाओ। प्रश्न की लैंग्वेज आएगी, यदि बच्चा अनुक्रिया करना बंद कर दे, बालक अनुक्रिया करना बंद कर दे और आप चाहते हो कि बच्चे को अनुक्रिया लाए, तो वहाँ पर मनोविज्ञान का कौन सा शब्द लगेगा दोस्तों, स्वतः पुनर्लाभ। क्या आंसर होगा उसका दोस्तों, स्वतः पुनर्लाभ। जैसे दोस्तों मैंने प्रारंभ में आपको 2 महीने पहले यूट्यूब के माध्यम से 8-10 क्लास क्या पढ़ाना चालू किया, नोटिफिकेशन आता दोस्तों, आप लोग क्या है क्लास देखना प्रारंभ करते। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मेरे को भी समय नहीं मिला, 15-20 दिन आपकी क्लास नहीं लगी, तो आप लोगों में भी ऐसा क्या उत्पन्न हो गया दोस्तों, विलोप हो गया, अनुक्रिया करना बंद कर दिया। मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, आपके सामने वो स्वाभाविक उद्दीपक हुए। और दोस्तों मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक ही तो है। सचिन तेंदुलकर, प्रश्न की लैंग्वेज आ जाए, क्रिकेट के मैदान में शतक लगा रहा है और बल्ले को ऊपर हाथ करके अभिवादन कर रहा है, टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे अधिगम का प्रकार तो दोस्तों ज्ञानात्मक लगेगा, पर लेकिन सिद्धांत का नाम लगे तो दोस्तों कौन सा लगेगा, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, जो भी अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी है, रोनाल्डो वगैरह, वो आपके सामने नहीं है पर लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब उनको देख करके आप टीवी में देख रहे हो, वो भी आप में एक अनुक्रिया उत्पन्न हो रही है। वो भी कौन सिद्धांत लगा दोस्तों, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। अब जैसे दोस्तों वो मैंने आपको 15-20 दिन आपकी क्लास नहीं ली, विलोप हो गया सर आपके बीच में। अब मैं चाहता हूँ कि यार इनकी दोबारा मेरे चैनल को लोग देख नहीं रहे, तो दोस्तों मैंने दोबारा क्लास डालना चालू कर दिया लगातार कि रोजाना 3:30 बजे आपकी क्लास आ रही है। तो दोस्तों वो कहलाया कौन सा, स्वतः पुनर्लाभ। की अस्वाभाविक उद्दीपक से जो बच्चे में जो क्रियाएं खत्म हो गई हैं उनको दोबारा लाने के लिए जो मैं प्रयास करूंगा दोस्तों, वो कहलाएगा कौन सा, स्वतः पुनर्लाभ। तो दोस्तों मानता हूं मैं क्लियर हो गया होगा आपका विलोप, स्वतः पुनर्लाभ, विभेदन, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधन, ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको क्लियर करा चुका हूँ। अब दोस्तों जो मैं आपको आगे सिखाना चाह रहा हूँ, क्लास को पूरी देखो दोस्तों, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है। अपने आप को पूर्ण ज्ञान में समझो। मैं भी नहीं है कि मेरे सब कुछ आ रहा है, जो जितना मेरे से आ रहा है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ किसके लिए, यदि पेपर में प्रश्न आ जाए तो दोस्तों आप लोगों को प्रश्न पेपर में सही हो जाए, आगे देखने का प्रयास करना दोस्तों कि इसके अंतर्गत पॉवलोव ने और क्या क्या चीज़ें बताई हैं। देखो दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से समझना। आप जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पॉवलोव के जो सिद्धांत का प्रयोग किया, इस सिद्धांत का जो
प्रयोग किया दोस्तों वाटसन ने। किसने दोस्तों? इस सिद्धांत को देखा कि यार ये पावलोव ने जो सिद्धांत बनाया सही है गलत है। वाटसन और उसकी मिसेज रेनर, हस्बैंड वाइफ, इनके 11 महीने का एक पुत्र था दोस्तों। उस पुत्र का नाम था अल्बर्ट बाउंड्रा। क्या नाम था दोस्तों उसका? अल्बर्ट बाउंड्रा। 11 महीने का पुत्र था अल्बर्ट बाउंड्रा। इसके सामने दोस्तों एक खरगोश लेके आए थे, रैबिट लेके आए थे। खरगोश 2 प्रकार से किया गया दोस्तों, इस पर समझ लेना। खरगोश लाके ने बच्चे के सामने छोड़ दिया और बच्चे से कह दिया हाबू। बच्चा डर गया। बच्चा क्या हो गया दोस्तों? डर गया। पर लेकिन धीरे धीरे उसके सामने वो खेलता रहा, उससे प्रेम हो गया। एक सिद्धांत तो ये लग गया इसमें, बच्चे के सामने तुरंत ही आप लाई, बच्चा डरा हाबू, और बच्चे के सामने दोस्तों आपने उससे खेलता रहा, ये हाबू नहीं है, प्रेम होने लग गया बच्चे को हाबू से। तो दोस्तों वो कहलाया कौन सा सिद्धांत? परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। अब दोस्तों आगे देखो, फिर वाटसन ने क्या किया? 11 महीने का पुत्र अल्बर्ट बाउंड्रा था, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। अल्बर्ट बाउंड्रा का सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, बने रहना लास्ट तक, क्लास तक आप। खरगोश बच्चे के हाथ में लिया। जैसे ही बच्चा खरगोश को हाथ में लेता तो वाटसन उधर से एक भयानक आवाज उत्पन्न करता, बच्चा डरने लग जाता। खरगोश है ये, बच्चे ने खरगोश को हाथ में लिया, इधर से भयंकर वाली ध्वनि आती, कुत्ता डरने लग जाता। पावलोव ये जानना चाह रहा था कि वास्तव में ये चीज़ सही है गलत है। तो एक दिन दोस्तों कैसा आया, उस बच्चे ने खरगोश के साथ खेलना ही छोड़ दिया। खरगोश के साथ खेलना क्या छोड़ा, खरगोश जैसे कलर का था, सफ़ेद कलर का, जैसे रुई कपास। बच्चा उस जैसी आकृति से भी दूर होने लग गया। उसको पता लग गया कि इसके अपन हाथ लगाते हैं तो भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों खरगोश था कौन सा? स्वाभाविक उद्दीपक। पर लेकिन दोस्तों जो कपास था वो रुई थी, वो अस्वाभाविक उद्दीपक थी। बच्चा उससे भी डरने लग गया। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों बच्चे में स्वाभाविक उद्दीपक से प्रतिक्रिया नहीं आती, अपितु अस्वाभाविक उद्दीपक से बालक में क्या? अनुक्रिया आती है। किसके अनुसार? पावलोव के अनुसार। आगे दोस्तों नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको इसी में ही कि एक बच्चा गुलाब के फूल से खेलता है। गुलाब के फूल से खेलता है। एक दिन क्या होता है, खेलते खेलते एक जब पुष्प आता है, रोज गुलाब का फूल आता है, बाय द वे उस गुलाब के फूल में दोस्तों एक कांटा आ गया और बच्चे का हाथ कांटे से छुप गया और बच्चे के हाथ से ब्लड निकलने लग गया। बच्चा डर गया। अब एक दिन स्थिति क्या हुई दोस्तों, पहले तो उससे बहुत प्रेम करता था, गुलाब के फूल से खेलता, पर लेकिन दोस्तों उस कांटे से बच्चे ब्लड आने लग गया। तो दोस्तों बच्चे की स्थिति ऐसी हो गई कि लाल रंग के कपड़े से भी बच्चा दूर होने लग गया। तो वो दोस्तों सिद्धांत कहलाया कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों जो गुलाब का फूल था वो स्वाभाविक उद्दीपक था, पर लेकिन दोस्तों जो लाल रेड कलर के कपड़े से बालक दूर हो रहा है वो दोस्तों क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक से। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो ये सिद्धांत है किसका? परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत अस्वाभाविक उद्दीपक से बालक में क्रिया उत्पन्न करता है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो और भी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने चाहता हूँ कि पेपर में प्रश्न आपका गलत नहीं हो। दोस्तों अब इसको मैं आपसे साफ कर रहा हूँ, यहाँ से आगे आप सीखने का प्रयास करना कि इसमें क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा मुख्य चीज याद रखना आप, अनकंडीशनल यूसी अस्वाभाविक नहीं कहलाएगा, स्वाभाविक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? स्वाभाविक। एस का मतलब दोस्तों उद्दीपक, स्टिमुलस, स्टिमुलस। सी अस्वाभाविक। आर रेस्पॉन्स, क्रिया। दोस्तों सीखो आप, प्रश्न आया हुआ है रीट की भर्ती में, थर्ड ग्रेड की भर्ती में, सीटेट की भर्ती में दोस्तों प्रश्न आता है निम्न में से सुमेलित कीजिए सही कौन सा है, कि पावलोव के सिद्धांत में से कौन सी आकृति सही है। तो दोस्तों समझो, पहले इसने क्या दिया? भोजन। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आई दोस्तों? लार आना चालू हुई। क्या आना चालू हुई दोस्तों? लार। दोस्तों भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। समझना जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, प्रश्न गलत नहीं हो जाए। स्वाभाविक उद्दीपक से बालक में कौन सी क्रिया आएगी? स्वाभाविक क्रिया, जिसको अपन लोग प्रतिक्रिया कहते हैं। दोस्तों फिर इसने क्या हो जाई? घंटी। फिर क्या दिया दोस्तों इसने? भोजन। भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार। दोस्तों कौन सी क्रिया कहलाएगी? स्वाभाविक क्रिया। लास्ट में इसने क्या हो जाएगी दोस्तों? घंटी।
और घंटी को देख के दोस्तों कुत्ते के मुंह में क्या आना चालू हुआ, लार आना चालू हुआ, तो दोस्तों क्या कहलाया जब ये दोस्तों। हाँ, घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। भोजन क्या है दोस्तों, स्वाभाविक उद्दीपक। घंटी क्या है दोस्तों, अस्वाभाविक उद्दीपक। और इसको देख के दोस्तों कुत्ते के मुंह में जो लार आएगी वो ध्यान रखना स्वाभाविक नहीं कहलाएगी, अस्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली जो अनुक्रिया कहलाएगी वो अस्वाभाविक ही कहलाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या क्या, ये चीज़ तो अपने को याद है, इंग्लिश में आता है दोस्तों पेपर में, अंग्रेजी भाषा में, आपकी प्रिय भाषा अंग्रेजी मेरी तो नहीं है, पर लेकिन यदि पेपर में आ रही है तो आप लोग बिल्कुल कीजिए। भोजन, भोजन क्या दोस्तों, स्वाभाविक। स्वाभाविक को क्या कहते हैं, यूसी। स्वाभाविक को क्या कहेंगे दोस्तों, यूसी, सीखना आप। उद्दीपक, उद्दीपक को क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस। इसको देख के कुत्ते के मुंह में लार आई, कौन सी लार, स्वाभाविक। स्वाभाविक को क्या बोलेंगे दोस्तों, यूसी। क्रिया, क्रिया क्या बोलेंगे दोस्तों, रेस्पॉन्स। आगे देखो दोस्तों, घंटी का बजना, घंटी क्या है, अस्वाभाविक। अस्वाभाविक को दोस्तों मैंने क्या लिखा, कंडीशनल। क्या लिखा, कंडीशनल। उद्दीपक है दोस्तों सीएस। भोजन क्या है, स्वाभाविक। स्वाभाविक को बोलते हैं दोस्तों यूसी, उद्दीपक का मतलब एस, और जो क्रिया आएगी दोस्तों क्या आएगी, वो ही कौन सी, यूसीआर। अंत में देखो दोस्तों सिर्फ क्या बची, घंटी। घंटी क्या है, अस्वाभाविक। अस्वाभाविक का मतलब दोस्तों क्या, सी, कंडीशनल, सी, और उद्दीपक का मतलब दोस्तों एस। जो क्रिया कहलाएगी दोस्तों क्या कहलाएगी, अस्वाभाविक क्रिया। अस्वाभाविक का मतलब सी और क्रिया का मतलब दोस्तों रेस्पॉन्स। अर्थात दोस्तों दोबारा सीख लेना आप, भोजन है यूसी, स्वाभाविक है स्वाभाविक, यहाँ पर उल्टा है, गलत मत कर देना आप कि अनकंडीशनल को अस्वाभाविक कर दो, नहीं करना। ये चीज़ आप लोग विशेषकर ध्यान रखना कि जो भोजन है वो दोस्तों क्या कहलाएगा, यूसी कहलाएगा। क्रिया है यूसी, उद्दीपक है आर, रेस्पॉन्स क्रिया है। ये दोस्तों आप क्लियर सीख लेना। प्रश्न कहने का मतलब ये कि पॉवलोव ये सिखाना चाहता है कि यूसीएस से बालक में यूसीआर तो आता ही है, अपितु सीएस से बच्चे में क्या, सीआर आएगी। किसके अनुसार दोस्तों, पॉवलोव के अनुसार। दोस्तों इसको हमने सीख लिया है। अब मैं जो आपको सिखाना जा रहा हूँ दोस्तों, याद रखना आप कि कोई प्रश्न यदि अंदर से और भी मान लो व्यवहारिक प्रश्न आ जाए तो पेपर में अपने को इस प्रश्न को कैसे करना है। देखो दोस्तों, इस सिद्धांत के उपनाम, परंपरागत अनुक्रिया के नाम। देखो दोस्तों ये आपने पढ़ी रखा है, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया मैंने आपको बता ही दिया, अनुक्रिया क्या चीज़ है, परंपरागत अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत को कौन सा कहते हैं हम लोग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों एस आर थ्योरी का सिद्धांत, एस आर मतलब उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापक भी सिद्धांत कहते हैं इसको। दूसरा नाम है दोस्तों इसका प्रतिस्थापक सिद्धांत। दोस्तों पेपर में आ जाए, गलत नहीं करना है, सिर्फ अपना है, क्यों गलत करें प्रश्न, समय है तो पढ़ के जाओ। प्रतिस्थापक सिद्धांत दोस्तों इसको उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, एक ही बात है दोस्तों, शास्त्रीय या उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत। पेपर में यदि प्रश्न आ जाए उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, जहाँ अनुबंधित शब्द आए, अनुक्रिया शब्द आए, पॉवलोव लगाओ, जहाँ प्रतिक्रिया आए थॉर्नडाइक लगाओ दोस्तों। पर लेकिन ध्यान रखना एक प्रश्न है यहाँ पर, इसको याद रख के जाना, संबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यहाँ थॉर्नडाइक नहीं लगेगा। संबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंधन प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक से बालक में जो लार आएगी वो कौन सी कहलाएगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी। तो संबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और दोस्तों इसको क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी का सिद्धांत भी कहते हैं, क्लासिकी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और दोस्तों इसको जो हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, एक सिद्धांत का नाम इसका जो पढ़ा था दोस्तों वह कौन सा, प्रतिगति सिद्धांत। क्या दोस्तों, प्रतिगति। प्रतिगति का मतलब है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति उत्तेजना आना। प्रतिगति सिद्धांत भी इसका नाम है दोस्तों कौन सा, थॉर्नडाइक के पॉवलोव के सिद्धांत का। तो दोस्तों प्रश्न पेपर में आता है, एक बात ध्यान रखना, प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा सिद्धांत कुसमायोजित बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा सिद्धांत कुसमायोजित, क्या दोस्तों, कौन सा सिद्धांत कुसमायोजित बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
तो दोस्तों आंसर जाएगा उसका कौन सा, पावलोव का सिद्धांत। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा था अनुबंधित। अनुबंधित किसको कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक का नाम है क्या, अनुबंधित। दोस्तों जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ अस्वाभाविक उद्दीपक का नाम ही क्या है, अनुबंधित। और पेपर में आपसे यदि प्रश्न आ जाए कि अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित कितने प्रकार का होता है, सॉरी अनुबंधित तो है, अननुबंधित की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, क्या दोस्तों, अननुबंधित। प्रश्न आ जाए, अनुबंधित की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुबंधित का नाम तो क्या होता है, अस्वाभाविक। मैं बात किसी कर रहा हूँ, अनुबंधित। पेपर में प्रश्न आ जाए आपसे अनुबंधित कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों, 2 प्रकार का। एक का नाम क्या दोस्तों, प्रवृत्त्यात्मक। प्रवृत्त्यात्मक, प्रवृत्त्यात्मक, प्रवृत्त्यात्मक बोलता है दोस्तों सकारात्मक। उदाहरण के माध्यम से आ सकता है पेपर में, गलत नहीं हो जाए, प्रवृत्त्यात्मक। और दूसरा दोस्त होता है विमुखी, क्या दोस्तों, विमुखी, विमुखी अनुबंधित। तो दोस्तों प्रवृत्त्यात्मक मतलब सकारात्मक और विमुखी मतलब होता है दोस्तों धनात्मक। इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझो, सिर्फ उदाहरण के माध्यम से आ सकता है। जैसे दोस्तों भोजन क्या नकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है, भोजन सकारात्मक। और जैसे दोस्तों मैंने लिया दंड, दंड क्या है दोस्तों, नकारात्मक। बस इतना सा अंतर याद रखना है कि अनुबंधित कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का, एक प्रवृत्त्यात्मक और एक कौन सा दोस्तों, विमुखी। तो दोस्तों जो प्रवृत्त्यात्मक का नाम क्या है, सकारात्मक, और धनात्मक का नाम क्या है दोस्तों, दंड। तो यही चीज़ आप याद रखना कि सकारात्मक, जैसे को उदाहरण दे दिया, प्रशंसा, प्रशंसा किस में आएगा, इसमें आएगा। रुचि किस में आएगी, इसमें आएगी। भय किस में आएगा, इसमें आएगा। क्रोध किस में आएगा, इसमें आएगा। जो भी नेगेटिव है वो सिर्फ किस में आएंगे, विमुखी में। और जो प्लस में वो किस में आएंगे दोस्तों, प्रवृत्त्यात्मक के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों इसको अभाषी अनुबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभाषी अनुबंधन भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए, अभाषी अनुबंधन का जो प्रयोग है वो किस सिद्धांत में काम में लिया गया, अभाषी अनुबंधन। अभाषी अनुबंधन का मतलब होता है दोस्तों जिसमें स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों की चर्चा की है। वो कौन से सिद्धांत में चर्चा की है दोस्तों, परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत। दोस्तों जो इसके एक नेक्स्ट और बचा हुआ है, बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो क्यों ना इसको भी पढ़ लिया जाए। इसको, इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसको प्रभावित करने वाले दोस्तों कारक। दोस्तों प्रभावित करने वाले कारक क्या दोस्तों, उसमें प्रेरक थे क्या, प्रेरक थे क्या, नहीं थे। प्रेरक कहते किसको कहते हैं, अनेक प्रकार के रास्ते, इसमें रास्ते एक ही नहीं थी, इसमें घंटी थी। प्रेरक का अभाव, सिर्फ ओनली उद्दीपक था। प्रेरक का अभाव का मतलब होता है दोस्तों, समझने का प्रयास करना जो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे घंटी बजी, घंटी के सामने, घंटी के साथ ही मान लो क्या बोलते, कार की आवाज बज जाती, तो प्रेरक 2 हो गए दोस्तों। उद्दीपक ही था इसमें, सिर्फ उद्दीपक। किसकी उपस्थिति थी इसमें, ओनली उद्दीपक की। प्रेरक का अभाव था, ध्यान रखना इस सिद्धांत में प्रेरक का क्या था, अभाव था। दोस्तों आगे जो बताने जा रहा हूं, उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव, उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव था दोस्तों इसमें। उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव क्या चीज़ है दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न आ जाए पेपर में, उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव दोस्तों कहने का मतलब है निकटता। क्या आंसर आएगा दोस्तों, निकटता। क्या निकटता थी या नहीं थी, क्या निकटता थी या नहीं थी, क्या घंटी के मध्य और रोटी के टुकड़ों के मध्य निकटता थी या नहीं थी, दोनों के मध्य थी। ये नहीं कि आपने क्या बोलते हैं रोटी 1 घंटे बाद दी, नहीं दी दोस्तों, तुरंत दी। तो उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव भी था, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, निकटता। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, उत्तेजकों की पुनरावृत्ति, क्या उत्तेजकों की पुनरावृत्ति थी या नहीं थी इस सिद्धांत में। उत्तेजकों की पुनरावृत्ति, उत्तेजक का मतलब होता है दोस्तों, क्या पावलोव ने सिद्धांत को एक ही बार किया नहीं दोस्तों, बार बार किया। जब तक कुत्ता अस्वाभाविक उद्दीपक से लार नहीं लाता तब तक इसने दोस्तों सिद्धांत को पुनरावृत्ति की। प्रभाव बता दिया, प्रभाव का मतलब होता है क्या, निकटता। प्रश्न आ जाए, पावलोव के सिद्धांत में उत्तेजक के संबंध को जो बीच उत्पन्न हुई दोस्तों वो क्या कहलाई, निकटता। और उत्तेजकों की क्या थी दोस्तों, उसमें पुनरावृत्ति थी। और दोस्तों उसमें जो वातावरण था, क्या दोस्तों, प्रश्न आ जाए, वातावरण था कैसा था दोस्तों, नियंत्रित था। क्या था दोस्तों, अनियंत्रित नहीं था। जैसे मान लो कुत्ते की ध्वनि बजाई थी और विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ और भी आती, तो वहाँ पर वातावरण का अभाव रहता दोस्तों। यहाँ पर वातावरण क्या था, इसमें नियंत्रित था।
और दोस्तों यदि आप इस सिद्धांत को प्रयोग करना चाहते हो तो बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, नहीं कि बीमार कुत्ते को लेकर आगे और आप उस पर प्रयोग करने लग गए, नहीं। मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए दोस्तों, स्वस्थ होनी चाहिए। अर्थात हमने जो बात की वातावरण नियंत्रित था दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई। कुत्तों क्या बाधा आई क्या, नहीं आई। दोस्तों आगे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसको एक प्रभावित करने वाला कारक इसमें है लिंग का प्रभाव। दोस्तों इसमें लिंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, ध्यान रखना, लिंग का प्रभाव। लिंग का मतलब बॉयज और गर्ल्स। सबसे ज़्यादा जो लिंग का प्रभाव होता है दोस्तों, जो अनुबंधन होता है, सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो लड़कियों में ज़्यादा होता है। किस होता है दोस्तों, लड़कियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़के इतने स्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति इतने आकर्षक नहीं होते जितने दोस्तों क्या लड़कियाँ होती हैं। दोस्तों छपकली बच्चे ने, लड़की ने देखी, उसको देख के क्या दोस्तों, छपकली को देखकर डरना स्वाभाविक, और छपकली के नाम से ही सुनते दोस्तों लड़की का डरना, लिंग का प्रभाव। तो कहने का मतलब है, यदि प्रश्न आ जाए परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत में लिंग के प्रभाव में लड़कों को ज़्यादा उपस्थिति दी गई है लड़कियों को दोस्तों, तो क्या आंसर आएगा, लड़कियां। क्योंकि दोस्तों किसी को, इसलिए कहने का मतलब ये कि लड़के और लड़कियों में क्यों इतनी बताया गया है कि बात बात पर रोना, कोई घटना नहीं हुई फिर भी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से आंखों में से आंसू बहाना, तो सबसे ज़्यादा जो उत्तेजना होगी दोस्तों वो किसके अंतर्गत होगी, लड़कियों के अंतर्गत होगी। और दोस्तों बुद्धि का प्रभाव भी पड़ता है इसमें, किसका दोस्तों, बुद्धि का प्रभाव। और प्रश्न आ जाए बुद्धि का प्रभाव सबसे ज़्यादा किन बालकों में होगा दोस्तों, मंद बुद्धि में। किसमें दोस्तों, पॉवलोव के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का जो प्रभाव होगा दोस्तों वे किसमें होगा, मंद बुद्धि का। दोस्तों वो प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक इन चीज़ों पर विशेषकर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मंद बुद्धि जो बालक होते हैं, हल्की सी घंटी बजी बस लंच हो गया, 31 तारीख महीने की 30 तारीख हुई नहीं, आज हाफ डे जाना है, तो सबसे ज़्यादा जो अस्वाभाविक उद्दीपक का जो प्रभाव होता है दोस्तों वो किस पर होता है, मंद बुद्धि बालकों पर होता है। दोस्तों पॉवलोव के सिद्धांत को हमने अच्छे से पढ़ा है, इसको और भी इसमें है, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, पर लेकिन दोस्तों आपको इस चैप्टर को बिल्कुल क्लियर करके जाना है, क्योंकि पेपर में प्रश्न आएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको सीख के जाना है। दोस्तों आपने सुना होगा, इसमें प्रश्न आ जाए आपसे, अनुबंधन कितने प्रकार का होता है। क्या दोस्तों, अनुबंधन होता है वो कितने प्रकार का होता है, क्या आप बता सकते हो दोस्तों। एक तो दोस्तों सहकालिक अनुबंधन, सहकालिक अनुबंधन याद रखे जाए दोस्तों, लास्ट चैप्टर है इसका इसमें कि अनुबंधन कितने प्रकार का होता है। अननुबंधित तो बता दी मैं आपको अननुबंधित 2 प्रकार का होता है, विव्रत और एक वो विमुखी, प्रवृत्त्यात्मक, विमुखी, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रश्न आ जाए आपसे कि अनुबंधन कितने प्रकार होता है दोस्तों, 4 प्रकार होता है। एक का नाम है दोस्तों सहकालिक अनुबंधन, सहकालिक अनुबंधन, क्योंकि प्रश्न आता है घंटी की बजना क्या है, भोजन क्या है। सहकालिक अनुबंधन जिसमें दोनों उद्दीपक साथ साथ दिए जाएं, जैसे दोस्तों घंटी बजी और साथ में भोजन दिया गया, जिसमें दोनों उद्दीपकों की घटना क्या एक साथ हुई। जैसे बारिश के भीगने पर, बारिश के आने पर बालक का भीगना, बारिश बंद, बालक का भीगना बंद हो गया। तो दोस्तों यह है कि जिसमें दोनों उद्दीपक दोनों एक साथ घटित हो। प्रश्न आ जाए मनोविज्ञान का वह नियम या बालक के साथ जो ऐसी स्थिति जिसमें दोनों उद्दीपक एक साथ दिए गए वो क्या, घंटी प्लस भोजन। और ऐसा किसने बताया था दोस्तों, प्रतिस्थापक का सिद्धांत पढ़ेंगे हम दोस्तों, एडविन गुथरी का, उसमें भी यही चीज़ बात की है, क्योंकि एडविन गुथरी ने किसका अनुसरण किया था, सहकालिक अनुबंधन का। दोस्तों विलंबित अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन। दोस्तों विलंबित अनुबंधन क्या आप बता सकते हो कि विलंबित अनुबंधन, विलंबित का अनुबंधन का मतलब होता है अलग अलग, पहले भोजन दिया गया, फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, घंटी और भोजन, और बाद में अंत में दोस्तों क्या, सिर्फ ओनली क्या हो जाएगी थी, घंटी। तो अलग अलग प्रकार से किया गया उद्दीपन क्या कहलाएगा दोस्तों, विलंबित अनुबंधन। और दोस्तों एक अनुबंधन है कौन सा, अवशेष अनुबंधन। क्या दोस्तों, अवशेष अनुबंधन। इसमें क्या होता है दोस्तों, अवशेष अनुबंधन में क्या होता है दोस्तों, अवशेष अनुबंधन की जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, अवशेष अनुबंधन क्या होता है, अंतराल, दोनों के बीच में कितना समय लगा हुआ है, अंतराल कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ और स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे घंटी बजाई गई और तुरंत क्या बजाया गया था, भोजन दिया गया था, तो वो अंतराल, जो उन दोनों के बीच का जो अंतराल था, वो समीपता थी, वो दोस्तों वो कहलाएगा कौन सा, अवशेष अनुबंधन।
दोस्तों 1 मिनट इस पर आप लोग विशेषकर ध्यान देना, क्योंकि पेपर में कई बार पेपर में CTET में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। विलंबित अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन का मतलब होता है दोस्तों पहले बच्चे को क्या बोलते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक से सिखाया गया। किसे सीखा गया दोस्तों, स्वाभाविक उद्दीपक से, और अंत किस पे खत्म हुआ दोस्तों, अस्वाभाविक उद्दीपक से। प्रश्न की लैंग्वेज यही आएगी आपसे कि स्वाभाविक सर्वप्रथम अस्वाभाविक उद्दीपक से पहले स्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से बालक में क्रिया की गई, मतलब शुरुआत तो स्वाभाविक उद्दीपक से हुई। प्रश्न की लैंग्वेज कैसे आएगी, शुरुआत स्वाभाविक उद्दीपक से हुई और अंत अस्वाभाविक उद्दीपक से होता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, विलंबित अनुबंधन। पॉवलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक से स्टार्ट हुआ था और अंत किस पे हुआ था दोस्तों, अस्वाभाविक उद्दीपक से। अब जो दोस्तों जो लास्ट बचा हुआ है इस सिद्धांत में सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बचा हुआ है दोस्तों पश्चगामी अनुबंधन। पश्चगामी अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन का मतलब होता है कि अस्वाभाविक से पहले, क्या दोस्तों, अस्वाभाविक से पहले स्वाभाविक क्रिया करना जरूरी होता है। बच्चा पहले नहीं सीखेगा डायरेक्ट ही। पश्चगामी अनुबंधन का मतलब प्रश्न कर लेंगे ये है कि पश्चगामी अनुबंधन क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक से कोई क्रिया करने से पहले स्वाभाविक उद्दीपक का होना क्या है, जरूरी है। तो डायरेक्ट ही नहीं कि क्या बोलते हैं घंटी बजाई भोजन दिया गया, पहले पॉवलोव ने प्रयोग किया कि कुत्ते को रोटी को देखकर कुत्ते को मुंह में लार आती है नहीं आती है। तो प्रश्न की लैंग्वेज एक बार और क्लियर कर देता हूँ चारों को रिवीजन के टाइप में। सहकालिक अनुबंधन होता है जिसमें दोनों उद्दीपक दोनों एक साथ दिए जाते हैं। कंप्लीट सर। विलंबित अनुबंधन किसको कहते हैं कि शुरुआत तो स्वाभाविक उद्दीपक से होती है पर लेकिन अंत क्या, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ होता है। कंप्लीट दोस्तों। अब शेष अनुबंधन कैसा होता है, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों के मध्य में दिया गया अंतराल। और दोस्तों लास्ट क्या है, पश्चगामी अनुबंधन, अस्वाभाविक उद्दीपक को सिखाने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक का होना जरूरी, अर्थात कठिन विषय को सिखाने के लिए सरल विषय का होना जरूरी। दोस्तों आज की जो क्लास 1 घंटे से ज़्यादा हो गई है, मानता हूँ दोस्तों आपको सीखने को बहुत अच्छा मिला होगा। दोस्तों ये क्लास आपको यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग स्किनर का सिद्धांत और क्लार्क के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में प्रश्न आ सकता है। थैंक यू दोस्तों।